आखिर कैसे जाग उठे हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कैसे प्रधानमंत्री की दाढ़ी पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक कोई आदमी चुप रहता है ना, तब तक वो अपने अंदर बहुत से तूफान, बहुत सी सुनामियां लिए घूमता है। लेकिन जब जुबान खुली तो खुली। अब जगदीप धनखड़ के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। दोस्तों, गाहे बगाहे ऐसा शायद ही कोई हफ्ता अब जाता हो जब जगदीप धनखड़ की कोई ना कोई वीडियो वायरल होने लगी है। पहली बार जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह बताई है। ना केवल वजह बताई है इस्तीफे की, बल्कि दुनिया के आगे मजाक मजाक में वो मोदी जी की दाढ़ी पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई दाढ़ी वालों से तो बड़ा डर लगता है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ कब क्या बोल दे और कब क्या कर दे, अगर इतना भरोसा सरकार को होता तो उनका रातों रात इस्तीफा नहीं होता। लेकिन जो हुआ वो आज तक इतिहास के गर्व में है। आज तक देश को नहीं पता चला कि अचानक से अच्छे भले उपराष्ट्रपति उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, वो भी उन स्वास्थ्य लाभ की वजह से जिनमें उनको पहले से भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब जगदीप धनखड़ खुद बता रहे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और क्या चीज उनके लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों सादुलपुर दौरे पर हैं। सादुलपुर दौरे के दौरान जगदीप धनखड़ का एक वीडियो बड़ा वायरल है, जिसमें वो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि स्वास्थ्य ही साधना है। दोस्तों, इस वीडियो में जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पहला सुख निरोगी काया, मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही तो करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, तो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कुछ जयसिंह जी है, जयसिंह जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीधे यहाँ चोट करते तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही तो लोगों के दिल को चोट करेंगे। दोस्तों, धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बीमार हूं। मैंने केवल स्वास्थ्य को अहमियत दी जो उसे मिलनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों, कोई भी इस देश का उपराष्ट्रपति हो, जितने स्वास्थ्य लाभ वो उस पद में बैठकर ले सकता है उतने कभी भी नहीं ले सकता। हाँ, वो अलग बात है कि जिम्मेदारियां होती हैं, आपकी कितनी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल सर्विसेज हैं। दोस्तों, मतलब उपराष्ट्रपति को हल्का सा जुकाम भी हो जाए ना तो एम्स के डॉक्टरों की लाइन लग जाएगी, कम होने को विदेश के डॉक्टर भी आ जाएंगे। दोस्तों, हायरार्की में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर आते हैं और उपराष्ट्रपति के पद में रहते हुए जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि उन्होंने पद इसलिए नहीं त्यागा कि वो बीमार थे, इसलिए त्यागा क्योंकि वो स्वास्थ्य को अहमियत देना चाहते थे। तो वैसा था दोस्तों, तो फिर उन्होंने पद ही क्यों लिया। दोस्तों, जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति बने तो वो कोई 40 साल की उम्र के तो थे नहीं। हालांकि आज के ज़माने में दोस्तों 40 साल की उम्र में भी कोई गारंटी नहीं है कि आदमी स्वस्थ हो, तो वो उम्र दराज थे ही उस वक्त जब वो उपराष्ट्रपति बने। तो पॉइंट ये कि अगर स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, अहमियत देना चाहते थे, तो उन्होंने पद ही क्यों संभाला। और पद संभालने के बाद कभी भी जगदीप धनखड़ को लेकर हमको ऐसा नहीं लगा कि उनकी तबीयत खराब है। काफ़ी एक्टिव रहे, वो प्रोएक्टिव उपराष्ट्रपति थे। वो तो राज्यपाल थे तो भी प्रोएक्टिव थे, पश्चिम बंगाल के उपराष्ट्रपति बने तो काफ़ी प्रोएक्टिव थे। मतलब राज्यसभा में जो उनकी भूमिका रही विपक्ष को लेकर, वो तो बहुत मतलब सालों साल बाद ऐसा किसी को करते देखा गया। लेकिन अब जगदीप धनखड़ ये बात बोलकर अपनी वजह बता रहे हैं, तो क्या ये इशारों इशारों में कह रहे हैं कि उनको मतलब बीमार नहीं थे वो, क्योंकि उस वक्त तो यही कहा गया था कि वो स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं वो स्वास्थ्य लाभ नहीं लेना चाहते थे, वो बीमार नहीं थे, वो तो स्वास्थ्य को अहमियत देना चाहते थे। दोस्तों, अभी सादुलपुर ही जब गए थे जगदीप धनखड़ तो उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो लोगों के साथ मजाक उड़ा रहे थे कि मेरे को दाढ़ी वालों से बड़ा डर लगता है। अरे साहब, आजकल क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए। मेरे ये ओझ भी दाढ़ी को रखता है और दाढ़ी से। तो आजकल ना जगदीप धनखड़ की इस तरह की वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। कभी उनको दाढ़ी वालों से डर लगता है। वैसे किसके लिए बोल रहे होंगे जगदीप धनखड़, आपको क्या लगता है कौन होगा उनके आसपास ऐसा कोई दाढ़ी वाला जिन्होंने उनको इतना डराया होगा कि उनको खौफ बैठ गया है दाढ़ी वालों को लेकर। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था धनखड़ साहब का, जिसमें वो किसानों के लिए बोल रहे थे कि किसानों की जो लात है वो खाली नहीं जाती। तो सेठ जी बोले, भगवान घराली ने भगवान के
तेरे लागी, बोले मेरे तो कौन लागी, बोले लाली तेरे लागी, बोले कौन लागी, बोले लाला तेरे लागी, बोले कौन लागी, बोले लात खाली नहीं गई है, खुद लेट गया, बाल्टी गिरा के ये करे लात खाली नहीं गई, तो आप वाली लात खाली नहीं गई है, मैं समझ गया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़ आजकल काफ़ी दार्शनिक हो गए। उनका मतलब तो विवेचना है दार्शनिक तौर पर काफ़ी चल रही है कि स्वास्थ्य को अहमियत दी जानी चाहिए, किसी की लात खाली नहीं जाती है। या मैं आपको याद दिला दूं कि धनखड़ साहब जो है हमारे घोर राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो राजनीति से अपने आप को अलग कर लें ना कर लें, राजनीति उनसे कभी अलग नहीं होने वाली। और धनखड़ साहब की खासियत रही है कि वो उपराष्ट्रपति के पद में रहते भी ऐसे बयान देते थे जो कि अमूमन उपराष्ट्रपति नहीं देते। तो अब तो पद में नहीं है तो उनके पास कोई ऐसा फॉर्मेलिटी भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी जिम्मेदारी है। और दोस्तों यही वो वक्त था जब उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को एक्चुअली में आराम से अपने स्वास्थ्य को अहमियत देनी चाहिए थी। लेकिन इन दिनों जितना वो कैमरे को अहमियत दे रहे हैं, इससे एक बात समझ में आती है कि अब जुबान खुल गई तो पता नहीं कब क्या निकल जाए। और आप ये मानकर चलिएगा दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद या 6 महीने बाद धनखड़ साहब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो इस सरकार को परेशान करेगा। धनखड़ साहब भी शायद वाटर टेस्ट कर रहे हैं जो कि ये सरकार करती रहती है, धीरे 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 जुबान खोलने का। आपको याद होगा दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक का जिस तरह से देहांत हुआ, उससे पहले उन्होंने इंटरव्यूज़ की झड़ी लगा दी थी और मोदी सरकार को बहुत एम्बैरेस किया था कि आतंकी हमला होने के बाद उन्होंने मोदी को फ़ोन किया था। मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिस्कवरी के एक शो के लिए शूटिंग में व्यस्त थे और उन्होंने मोदी से कहा था कि हमारी गलती से हुआ, हमको जवानों को प्लेन प्रोवाइड करवाना चाहिए था। तब मोदी ने उनसे कहा कि अभी आप चुप रहिए, ये सब मत बोलिए। ये ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कुछ आप बता रही हूँ तो आपके लिए नई बात है। आप जानते हैं सत्यपाल मलिक ने ये बात बोली थी कि कॉन्वॉय को अगर प्लेन से भेज दिया गया होता तो जवानों की जान नहीं जाती, हमारी लापरवाही, क्योंकि पहले से ही इंटर रिपोर्ट थी कि किसी भी तरह से कॉन्वॉय को निशाना बनाया जा सकता है। और दोस्तों सब जानते हैं कि सत्यपाल मलिक जब तक जिंदा थे तब तक इस सरकार को उन्होंने एम्बैरेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। तो बड़ा सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ क्या उसी रास्ते पर जा रहे हैं? हालांकि इतना आसान नहीं है। जगदीप धनखड़ इससे पहले भी बोल सकते थे, बहुत कुछ अभी भी बोल सकते हैं, लेकिन जितना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वाटर टेस्ट कर रहे हैं धनखड़ साहब, धीरे 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 निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। आप देखिएगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल बाद जगदीप धनखड़ कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो इस सरकार को एम्बैरेस करेगा, क्योंकि वो उसी दिशा में जा रहे हैं। या तो उनको अभी रोक दिया जाए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, एक बार आदमी बोलने पे आता है तो फिर वो उसको पता नहीं चलता कि कहाँ रुकना है और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वैसे दोस्तों कहने वाले कह सकते हैं कि धनखड़ साहब क्यों सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे, इसी सरकार ने तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया। वैसे बात तो ठीक है दोस्तों, जिस तरह से रिश्ते खराब हुए थे इस सरकार और धनखड़ के, वो भी 12 सालों में कभी नहीं हुआ। मतलब आप सोचिए कि स्थिति यहाँ तक आ गई कि खबरें चलने लगी कि धनखड़ साहब बाकायदा चंद्रबाबू नायडू तक मैसेज पहुँचा रहे थे कि आप सरकार गिरवा दीजिए। तो किस लेवल पर तलखी आ गई होगी आप सोचिए। मतलब इस्तीफे से कुछ दिनों पहले तक उनकी खबरें आने लगी थी कि विपक्ष के नेता उनके साथ काफ़ी उठना बैठना शुरू कर चुके थे, विपक्ष के नेताओं के साथ उन्होंने मीटिंग्स करनी बढ़ा दी थी। तो जाहिर सी बात है अभी जिस स्थिति में उनकी रुखसती हुई, वो किसी भी हाल में मतलब उनको सरकार के करीब नहीं दिखाता। हाँ, अब ये है कि वो इतने वक्त से चुप रहे, अब बोल रहे हैं, कितना बोल पाएंगे, कहाँ तक बोल पाएंगे, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है। हाँ, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया है तो कुछ आगे भी बोलेंगे ही बोलेंगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, धनखड़ साहब खुद को किसान पुत्र भी कहते हैं और वो जाट समाज से आते हैं। तो राजस्थान में जो जाट समाज है वो काफ़ी राजनीतिक तौर पर बहुत मतलब बहुत जागरूक समाज है, राजनीतिक तौर पर बहुत लामबंदी समाज है। और उस समाज के बीच धनखड़ साहब का बार बार जाना, कभी किसानों की बात बोलना, कभी दाढ़ी वाली बात बोलना, कभी दे दिखाना कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूँ। तो दोस्तों अहमियत तो बदल जाती है। आज धनखड़ साहब स्वास्थ्य को अहमियत दे रहे हैं, कल को किसी और चीज़ को दे देंगे। आप तो पता ही है ना दोस्तों। आपको क्या लगता है, धनखड़ साहब जो इतने महीनों कोप भवन में रहे, अब जैसे जाग रहे हैं धीरे धीरे, वो किस ओर जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।